हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं राजा और आप लोग के ये अपने यूट्यूब चैनल एग्जामर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं जो बिहार पुलिस की एग्जाम है, इसके जो बायोलॉजी के जो सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सोल्व करने की कोशिश करें। और एक तरीके से ये महामैराथन क्लास होंगी जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी को देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस क्वेश्चंस की आने की प्रबल संभावना है। इसलिए आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख करके जाएंगे एग्जाम। आप लोग की जैसे पता है, आप एग्जाम की डेट आ चुकी है। एग्जाम जो है आप लोग की 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, यानी कि 3 दिनों में ये एग्जाम, 3 दिनों तक आप लोग की एग्जाम चलने वाली। ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग आज इस चीज को चर्चा चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के सबसे पहले क्वेश्चंस के अनुसार से आप लोग को करना है क्या है कि इस क्वेश्चंस को लगाएंगे, पॉज करके देखेंगे वीडियो को। उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे कि जो ये टोटल जो क्वेश्चंस है इसमें से आपने कुल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका जो है फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज पहला क्वेश्चन हमारा कि हमारे शरीर में अनुवांशिक इकाई, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिकता की इकाई को हम लोग कहते हैं जीन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। जैसे पिता देखते हैं, पिता का कुछ गुण बच्चे में दिखता है, यही होते हैं इसके जो अनुवांशिकता कहलाते हैं। ठीक है। गुणसूत्र पता होगा कि गुणसूत्र जो होती है ना, वो गुणसूत्र होती है जो मनुष्य में। अभी गुणसूत्रों की संख्या कितना, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य के अंदर टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े। तो 23 जोड़े मनुष्य के अंदर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। डीएनए की बात करते हैं। ये डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डिऑक्सी रिबोज, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखेंगे, डिऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो डीएनए की फुल फॉर्म होती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, जीवों में अनुवांशिकता लक्षण संतान में ले जाते हैं। वही चीजें हैं, जीवों में अनुवांशिकता का लक्षण संतान में कौन ले जाता है। तो लिए जाते हैं क्रोमोजोम द्वारा, कि क्रोमोजोम के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लाज्मा द्वारा नहीं, प्लाज्मा तो है एक ब्लड का पार्ट। ब्लड जो हमारा रक्त होता है ना, खून, खून के अंदर जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और जो होती है प्लाज्मा प्लाज्मा प्लेटलेट्स और आरबीसी होते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में आगे क्वेश्चंस में। ठीक है। लाइसोसोम जो होती है इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ये सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है। फर्टिलाइजर के ऊपर में करते हैं इसको। ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, वायरस का भी उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि वायरस क्या होता है, वायरस जो होती है वो एक वायरल है, मतलब कि एक दूसरे से के संपर्क में जाने से फैलता है। और इसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में, उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर, इसका उपयोग हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में नहीं कर सकते। ठीक है। फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं साइनोबैक्टीरिया का उपयोग, हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर के उपयोग। तो ये क्वेश्चन इसका पहला आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा आगे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा है 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है। 2,4-D क्या है, एक जो है ये खरपतवार नाशी है, जो कि छिड़काव किया जाता है जो खेतों में अ, जो खरपतवार होते हैं उसको खत्म करने के लिए उसको छीटा जाता है। आगे है, सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के जिम्मेदार कौन है। सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोर के। ठीक है। राइजोबियम किसकी, राइजोबियम, सॉरी ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा राइजोबियम ट्राइफलाई की होती है। राइजोबियम ट्राइफलाई नामक जो बैक्टीरिया होती है ना, इसका उपयोग किया जाता है सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में किया जाता है, जो कि प्रोटीन का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितने है। जिसे और भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं, देखें कि कितने थे। मानव में कुल 23 जोड़े जो होते हैं वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है।
तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। उत्तक किसको बोलते हैं? उत्तक जो होता है ना, ग्रुप ऑफ टिश्यूज बोलते हैं, यानी कि सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं की समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। लेकिन उस कोशिका जो होती है ना, मनुष्य की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है। सबसे छोटी पार्ट जो होती है वो क्या होती है? कोशिका। कोशिका से ही उत्तक बनते हैं और उत्तक से बनते हैं अंग, और अंग से बनते हैं क्या? अंग से बनते हैं शरीर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो आरबीसी के अंदर क्या होती है? नाभिक नहीं होता है। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि जो ब्लड होती है, ब्लड जिसको हम लोग रक्त कहते हैं, ब्लड जो होता है ना, ब्लड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है उसके अंदर प्लाज्मा, ठीक है, एक होती है प्लाज्मा, और एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, इन चीजों से बना। जो प्लाज्मा होती है ना, ये होती है इसकी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट होती है। ठीक है, और सॉलिड पार्ट के ये तीन पार्ट, ये होते हैं सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म मतलब ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इन सभी को मिलाकर ही बनता है रक्त। समझ में आया इन चीजों को? तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबके पास खुद का जो है केंद्रक होते हैं, बट ये जो आरबीसी है इसके पास केंद्रक नहीं होते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? खुद से जो वो क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, और वो अपना रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी कि प्रजनन भी कर सकता है। वो कौन से जीव है? इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, ये सबसे छोटा जीव है। अभी सबसे छोटा कोशिका कहा जाए तो यही है माइक्रोप्लाज्मा। और ये जो है क्या कर सकता है? स्वयं अपना विकास कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, और ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, यानी कि प्रजनन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किन प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण? तो प्रोटीन संश्लेषण में किसका उपयोग ज्यादा होता है? तो अंतःजलिका और राइबोसोम का। राइबोसोम को, जिसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये सेल का ही पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अंतःप्रदवी जलिका इसका आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है? देखिए, पादप की कोशिका यानी कि प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट सेल, हिंदी में कोशिश करते हैं लिखने की। प्लांट सेल का मतलब हुआ पादप कोशिका। ठीक है, एक होती है पादप कोशिका और एक होती है मतलब जो जंतु कोशिका। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो पादप की जो कोशिकाएं होती है ना, वो होती है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके बाहरी कक्षा में, मतलब बाहरी कक्षा कह रहे हैं कि इसके पास सेल वाल पाया जाता है, मतलब कि कोशिका भीति होती है, कोशिका भीति इसके अंदर होती है, और इसके अंदर कोशिका भीति नहीं होती। इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, और इसके अंदर भी कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कोशिका भित्ति। और एक चीज बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोज की होती है कोशिका भित्ति। और ध्यान रखेंगे एक चीज और क्वेश्चन की, सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज को मनुष्य, जो जंतु है ना, मनुष्य जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले रूमिनेंट, जितने रूमिनेंट जानवर जो होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे बकरी वगैरह हो गए जानवर, जो हरे पत्ते की चीज को, उसके हरे पत्ते में जो है सेलुलोज पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी हम लोग कहने का सेंस ये कि जंतु, जिसको मतलब ये मानव, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका का, ये हो जाएगा कौन सा, किस प्रकार की भिन्न होती है? तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भीति पाई जाती है, और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। बस यही इसका फर्क है, अलग है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है ना, वो बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड्स की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन एवं लिपिड्स की बनी होती है। अगर वही पूछ लेता कि कोशिका भीति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन एवं सेलुलोज की। अभी जो पीछे हम लोग चर्चा किए हैं कि अगर प्रोटीन और सेलुलोज किसकी बनी होती है, कि कौन बनी होती है, तो इसका हो जाएगा कोशिका भीति।
कोशिका भित्ति। अगर कोशिका भित्ति की बात करती तो क्या बन जाता, कोशिका भित्ति होती तो कोशिका भित्ति बन जाता किसका, प्रोटीन एवं सेलुलोज की। लेकिन अगर बात करें कोशिका झिल्ली की तो कोशिका झिल्ली की हो जाएगी प्रोटीन एवं लिपिड। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना उसके उसके में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, हमारे शरीर का अधिकतम भार, हमारे शरीर का अधिकतम भार क्या है, मतलब कि कौन चीजों से बना होता है, ज्यादा शरीर में ज्यादातर जल पाए जाते हैं, क्या ज्यादातर जल पाए जाते हैं, लगभग 90% हमारे शरीर के अंदर वाटर होते हैं, बाकी जो ऑर्गन्स है वो 10% के अंदर आते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन रूप है, ये किसका परिवर्तित रूप है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र जो है ये क्रोमेटिन धागों का परिवर्तित रूप होता है, ध्यान रखेंगे, किसका, प्रोटीन धागों का। तो डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और आरएनए का लिख लीजिए, आरएनए का होता है, आरएनए का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो लिखिएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है किसका, आरएनए का फुल फॉर्म। और डीएनए का होता है तो बता चुके हैं डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जीन की बात कर लिए, जीन तो अनुवांशिकता का इकाई है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है, देखिए प्लांट के अंदर ना, प्लांट के अंदर उत्तक जो होते हैं वो दो तरह के टिश्यू होते हैं। ठीक है, प्लांट उत्तक यानी कि इसको हम लिखते हैं पादप उत्तक, पादप उत्तक। आप लोग क्या करेंगे, इस जो साइट में लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, उसको लिखा करिए ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन आगे इस तरह से मिले तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे मिले तो इसको सही करें। पादप उत्तक में होती है ना, दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो होती है परमानेंट टिश्यू, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि कुछ दिनों तक रहता है, परमानेंट हमेशा रहता है, सिंपल से समझिए। तो ये परमानेंट टिश्यू का ही दो पार्ट है, जिसमें एक आते हैं फ्लोएम, एक होते हैं फ्लोएम और एक होते हैं जाइलम। ठीक है, एक होते हैं फ्लोएम और एक होते हैं जाइलम। फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम का काम होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि भोजन को, अगर बात करें भोजन को सप्लाई कौन करता है, भोजन को परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन करता है कौन, फ्लोएम। और जाइलम, जाइलम से देखिए नाम में आ रहा है जल, तो जल, ये वाटर को यानी कि पानी का जो परिवहन कौन करता है, पानी का परिवहन करता है कौन, जाइलम। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है सब्जी संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है, तो पानी किसके द्वारा पहुंचेगा, जाइलम के द्वारा। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे जाइलम उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों में फ्लोएम मुख्य उत्तरदायी क्या, अभी हम लोग देखें फ्लोएम क्या काम करता है, भोजन को ले जाने का काम करता है, ये नहीं हो जाएंगे इसके आहार, आहार मतलब ये फूड। ठीक है, फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, फ्लोएम। ठीक है, ऑक्सीजन वहन की बात करें, ऑक्सीजन वहन की बात करें तो ऑक्सीजन को वहन करता है ब्लड, ब्लड जो है ऑक्सीजन को, यानी कि जो रक्त जो होता है, रक्त क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। ठीक है, जल वहन के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जाइलम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। आइए अमीनो अम्ल की बात करता है, अमीनो अम्ल किससे टूटता है, ये प्रोटीन, जब प्रोटीन टूटते हैं तो इसमें अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। प्रोटीन का जो विखंडन होता है ना, प्रोटीन, प्रोटीन का विखंडन होता है किसमें, अमीनो अम्ल में होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रक्त, ब्लड क्या है, रक्त जो है एक होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको हम लोग, ध्यान रखेंगे। यानी कि हमारे शरीर को सारे पार्ट को कनेक्ट किया रहता है, इसलिए बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको हम लोग एक कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको कि ये तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक भी बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन अगर पूछ लेता ना कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, रक्त परिवहन, तो रक्त परिवहन की बात कर लेता तो इसका हो जाता, जो ये हो जाते विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी, और लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी।
जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि ए बी ग्रुप, ठीक है, ओ ग्रुप, ए बी निगेटिव, ये सब जो होते हैं ना, ये सारे ग्रुप हैं। और ये ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और वाटसन एवं क्रिक ने किसका किया था? ये डीएनए, डीएनए की बात करें, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ, तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं किसका अध्ययन? हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं। किसका? उत्तक का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन की बात करें तो ये हो जाता है इसको हम लोग बोल देते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन, ठीक है। अस्थि के या उपास्थि का अध्ययन को बोल दिया जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अस्थि का मतलब अस्थि एवं उपास्थि का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक का अध्ययन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम मतलब कि सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाएगी? कान में पाई जाएगी और उसका नाम क्या है? एस्टेपीज। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेपीज। एस्टेपीज हड्डी जो होती है हमारे कान में पाई जाती है, वो सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर। कौन सी हो जाएगी? फीमर। कहाँ पाई जाती है ये? जांघ में पाई जाती है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हृदय में सॉरी मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। जो हम लोग दूध, इसीलिए तो हम लोग दूध का सेवन करते हैं। दूध में भी किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम। उसमें क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं। तभी तो हमारी मम्मी, जब हम लोग बचपन में रहते थे, कहते हैं कि बेटा दूध पी लो, दूध पीकर सोना। क्योंकि उससे क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम से क्या होती है? हमारी हड्डियां मजबूत होती है। और यही कैल्शियम फॉस्फेट भी साथ साथ हड्डी के साथ साथ ये दांत के लिए भी वही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? दांत के लिए। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला, स्तनधारियों में शोषण होता है। स्तनधारी की बात कर रहा है। स्तनधारी मतलब मैमल्स। मैमल्स किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ठीक है। तो स्तनधारियों में शोषण किसके द्वारा होता है? तो स्तनधारियों में शोषण होता है फेफड़ों द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। श्वास नली दिया हुआ है, लेकिन नहीं, श्वास नली इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा? फेफड़ा आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्वचा की बात करें तो कुछ जैसे जीव होते हैं जो त्वचा से क्या कर सकते हैं? स्किन से, जिसके अंदर पूरा जो ये ऑर्गन डेवलप नहीं रहता, वो जो होता है वो स्किन से डेवलप कर सकते हैं। जैसे में अभी अमीबा, अमीबा की बात करें तो अमीबा जो श्वसन, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव जो है अपना सारा काम किससे करता है? एक ही कोशिका से करता है। तो अमीबा अपने शरीर से ही, त्वचा से ही क्या कर लेता है? श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो अभी हमने पीछे देखा है क्वेश्चंस में कि प्लाज्मा के अंदर जो होती है कितना परसेंट वाटर होते हैं? तो प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होते हैं। प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के अंदर जो होती है 90% वाटर होती है। और जो 10% होते हैं, 10% के अंतर्गत सब आते हैं, प्रोटीन आ जाएंगे और मिनरल्स। प्रोटीन एंड मिनरल्स सब किसके अंदर आ जाएंगे? यही 10% के अंदर। तो ज्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? वाटर ही पाए जाते हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में कार्य क्या करता है? अभी हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। जो रक्त का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। क्या करना? ऑक्सीजन की सप्लाई करना, ठीक है। जिससे एनर्जी का निर्माण होता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके। चलिए आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। जो लाल रक्त कणिकाएं का मतलब है आरबीसी। ये आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी बनती कहाँ है? तो आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में। इसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। कभी कभी हिंदी में बोन मैरो भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर क्या पाए जाते हैं? बोन मैरो के अंदर अस्थि मज्जा पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी यार, क्या बोल दिए, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करते हैं?
तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना प्रभावित करते हैं रक्त ऑक्सीजन की वहन, क्योंकि रक्त के साथ ना ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत घातक होता है। ठीक है, इसे हम लोग अगर ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, मनुष्य को इसको मीठी मौत का कारण बन सकते हैं। इसी को बोलते हैं मीठी मौत। मीठी मौत का मतलब हुआ कि ये नींद में मार देता है, पहले तो नींद में सुलाएगा, फिर व्यक्ति उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ये कार्बोक्सी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नुकसानदायक होते हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को विषाक्तता कहा गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक एवं व डायस्टोलिक होते हैं, मतलब कितना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। एक तरीके से ब्लड प्रेशर को जिक्र किया गया, इसको ब्लड प्रेशर को बताया गया। तो ब्लड प्रेशर जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। ये जब हमारा हार्ट पंप करता है ना, तो हार्ट एक बार तो पूरा पंप करेगा, तो पंप करेगा तब जो प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगी, और वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80। तो अगर वो 120 से और 180 के बीच है ना, 120 से और 80 के बीच में है, तो वो सही है। तो पूछ रहा है ना स्वस्थ मनुष्य की कितना होनी चाहिए। सिस्टोलिक मतलब हुआ कि जब वो प्रेस करता है, जब ये रक्त हार्ट जो है प्रेस करता है, यानी कि पंप करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। जब वो रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक। ठीक है, तो दो तरह के को होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो है ना मनुष्य की ये सिस्टोलिक या डायस्टोलिक यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर किससे किया जाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर। किससे, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाता है, किससे किया जाता है, एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मनुष्य की जो है ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। तो कौन से ऊतक घाव भरने में, यानी कि जो हमारे शरीर में कट वट लग जाते हैं या फिर कोई घाव हो जाएंगे उसको फिल करने में कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम ऊतक। कौन सा हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है हमारे शरीर के अंदर घाव भरने में सहायक होता है। संयोजक ऊतक की बात हम लोग कर चुके हैं। संयोजक ऊतक मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे शरीर को पूरा कनेक्ट करके रखता है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तंत्रिका ऊतक में कौन सा आ जाएगा, न्यूरॉन वगैरह। न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं, न्यूरॉन के अंदर आते हैं तंत्रिका ऊतक, बोलते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, एक चीज को ध्यान। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है। देखिए प्याज के फॉर्म में जो खाद्य पदार्थ है सेलुलोज के रूप में रहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 31 को हम लोग 31 से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 30 का पेयरिंग है, ध्यान रखेंगे। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात कर रहा है विकास की, तो वो दिया था ह्यूगो डू ब्रिज ने किया था। किसने, ह्यूगो डू ब्रिज ने। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, चार्ल्स डार्विन ने अनुवांशिकता ये विकासवाद के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन। बात अभी कर रहे थे, विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधों को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादक। क्योंकि हरे पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। बाकी उससे सब डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से उससे ही भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग भी उससे डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन बनाने वाले को हम लोग कहते हैं उत्पादक। ठीक है, और उसके बाद जो उसको खाने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता, उसे यानी उसका उपयोग उपभोग करने वाले को। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। नेक्स्ट है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो ये हो जाएंगे लैमार्क साहब ने बताया था जीव विकास के बारे में। सर्वप्रथम इन्होंने समझाया था कि देखिए जैसे जैसे मनुष्य जो है जिन अंगों का ज्यादा वर्क करते हैं वही अंग उसका काम करने लगता है, उसका विकास हो जाता है। तो ये बताया था जीव विकास के बारे में लैमार्क साहब। डायनासोर थे, डायनासोर थे ना, डायनासोर एक तो सरीसृप है, सरीसृप मतलब ये रेप्टाइल ग्रुप के हैं। और इसे ये कौन सा ग्रुप से था, रेप्टाइल में भी ये मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या था ये, मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो अमृता देवी जो बिश्नोई पुरस्कार है वो दिया जाता है जीवों के संरक्षण क्षेत्र में करने के लिए। जीवों के संरक्षण में जो उत्कृष्ट सेवा करते हैं उन्हें दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार।
अगला क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जी के लिए काम आने वाले जो पौधे उसका अध्ययन को हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देख लीजिए कुछ कुछ कल्चर भी ध्यान रखेंगे, उसके जो अध्ययन होते हैं वो किस फॉर्म में किया जाता है। देखिए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम लोग करते हैं फलों का अध्ययन। किसका? फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन से क्वेश्चन पूछेगा तो इसका हो जाएगा पोमोलॉजी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओलेरी कल्चर में हम लोग करते हैं फूलों, ओलेरी कल्चर में हम लोग करते हैं मतलब जो झाड़ी झाड़ी वगैरह जो होते हैं नहीं, उसके अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में सब्जी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? पेडोलॉजी में मिट्टी यानी मृदा का अध्ययन किया था पेडोलॉजी। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। अभी हम लोग पढ़ लिए साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान अध्ययन करता। तो जंतु विज्ञान में किनका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान के अंदर चाहे वो जीवित जीव हो या मृत जानवर, दोनों जानवर के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जूलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। अगर बोटनी की बात करता, बोटनी, बोटनी की बात करता, बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पादप के बारे में पढ़ते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, निम्न से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स अध्ययन है अनुवांशिकता और विचरण का। अभी हम लोग पढ़े हैं जेनेटिक्स मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, वही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न से किस पर आधारित है? तो इसमें हो जाएंगे ये ओवर प्रोडक्शन पर भी आधारित है, स्ट्रगल फॉर एक्सीडेंस एंड वेरिएंसेस पे भी है, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट इस पे भी है। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पे निर्भर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। देखिए कीट के अंदर ना लगभग छह टांगों का ग्रुप होता है, बट ये इसके अंदर पाए जाते हैं 8 टांग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसके 8 पैर होते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है। किससे होती है? आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है, ये होती है बीजीय पादप से। आर्टीथर नामक मलेरिया के उपचार के लिए ये जो बीज औषधि प्राप्त किया जाता है इस प्लांट से किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कवक से पूछ ले, कवक किसकी बनी? कवक, कवक की जो अगर बात करें तो बना होता है काइटिन, काइटिन की बनी होती कवक। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर मतलब कि ये ज्यादातर अपने रात के अंदर चलते हैं, रातों में ये होती है। आप देख सकते हैं, इसका तो आसान क्वेश्चन ये हो जाएंगे मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, ये सभी को सिर्फ रात को ही सफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मरुस्थलीय पौधे को जड़ें लंबी होती है क्योंकि, अब मरुस्थलीय पौधों में क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, इसलिए उसके जड़ क्या होती है? पानी के तलाश में वो लंबी हो जाती है, ज्यादा नीचे चले जाती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मटर पौधा है, मटर का पौधा क्या है? ठीक है, तो मटर के पौधा को हम लोग क्या बोलेंगे? ये साग का फॉर्म होता है, साग बोलते हैं इसको। पुष्प नहीं है, झाड़ी भी नहीं, क्या है ये? साग। नेक्स्ट तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट कर किसको लगाया जाता है खेती में? किसको करते हैं? तना काट कर रोप दिया जाता है, तो ये गन्ना का उपयोग किया जाता है। किसमें? गन्ना की खेती करने में। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित मसालों में से कौन से एक पुष्प लिखा होती है? पुष्प लिखा नहीं होगा, इसका मतलब कि ये पुष्प कली होती है, उसके अंदर क्या हो जाएंगे? पुष्प कली। तो पुष्प कली किसके अंदर होती है? ये होती है लौंग के अंदर। किसके अंदर? लौंग के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सहतूत का फल। सहतूत का फल क्या होता है? सहतूत का फल जो होती है ना, इसे क्या कहा जाता है? सहतूत का फल को कहा जाता है सिरोसिस कहा जाता है। किसको? सिरोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सांप के जहरीले विष दांत होते हैं जो रूपांतरित रूप से किसका किसका रूपांतरित रूप होता है? सब सांप के जहरीले दांत ये होते हैं जंबिका तंत्र। किसका? जंबिका तंत्र का ये रूपांतरित रूप है उसके जहरीले दांत। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी होगी। ये टोटल अभी जो मेरा 100 क्वेश्चंस का हमारा सीरीज था, जिसमें ये 50 क्वेश्चंस हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? उपलब्ध करवा देंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ लाइक
एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो जाए, ठीक है। और ऑथेंटिक चीज जो है आप लोग को मिले। आप लोग जो देखते हैं ये वीडियो एक 10 क्वेश्चंस करवाने के चक्कर में 1 घंटे 2 घंटे लगा देते हैं। आप लोग उस वीडियो के चक्कर में ना पड़े। आप लोग ऑथेंटिक वीडियो देखें जहां से आपको कम समय में बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल सके। और पूरा उसका एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए और वो भी एकदम ऑथेंटिक। और फिजूल का चीजें ना पढ़ें। अभी के जो समय है बहुत कम समय बचा हुआ है। और इसमें आप लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर पर वर्दी आए, तो आप लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक्स है एनसीईआरटी को फॉलो करिए। सबसे बड़ी है एनसीईआरटी सार संग्रह आती है, उसको आप लोग देखेंगे, उसी से क्वेश्चन करेंगे। और साथ साथ ये फालतू के जो यूट्यूबर है उनके चक्कर में ना पड़े, ऑथेंटिक वीडियो देखिए। और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक वीडियो ही देखने को मिलेंगे। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी का है। अगला जो वीडियो आने वाले हैं फिजिक्स का बायोलॉजी का, ये पार्ट 1 था। बायोलॉजी का पार्ट 2 भी लेकर आएंगे और उसके बाद फिजिक्स की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो। बाय।